नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि हिंसा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने भी आवारा भीड़ के खतरे को बताते हुए लेख लिखा था। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया। इसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं होती और इसका कोई देश भी नहीं होता। विवेक जब शून्य हो जाता है तब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और ऐसे ही विवेक शून्य भीड़ क्या कुछ करती है, इसका नज़ारा इन दिनों हमने भारत के कई राज्यों से लेकर यूरोपीय देश स्वीडन तक देखा। खरगोन, आनंद, हुबली, लोहरदगा, करौली, वडोदरा, आंध्र प्रदेश, कुरनूल और फिर दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, जहां पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी के नज़ारे से आप जरूर दो चार हुए होंगे। लेकिन भारत से 5,500 किलोमीटर दूर स्थित स्वीडन आज अशांत है। स्वीडन भारत की राजधानी दिल्ली से भी आबादी में कम जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र और राजतंत्र है। यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा देश आज अशांत है, यानी बस जगह बदल जाती है लेकिन दंगे का स्वरूप नहीं बदलता है। वही पत्थरबाजी, गाड़ियों का जलाया जाना। दिल्ली और नारकोपिंग में सेम पैटर्न। आप भारत के कई शहरों और हालिया दिनों में दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी के नज़ारे से जरूर रूबरू हुए होंगे, जहां हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान तनाव होता है और फिर पत्थरबाजी की होती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा इन दिनों स्वीडन की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बीते दिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी, जिससे 3 लोग घायल भी हो गए। स्वीडन से आती हर तस्वीर वहां पर बिगड़ते हर दिन के हालात को बयां कर रही है। स्वीडन में क्यों भड़के दंगे? यूरोपीय देश स्वीडन को दुनिया के सबसे शांत देशों में माना जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 15वें स्थान पर काबिज ये देश अपने बहुसंस्कृतिवाद और शांतिप्रियता के लिए मशहूर है। यहाँ बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप के लिए 480 दिनों के पेड लीव का प्रावधान है। इसके अलावा मुफ्त स्कूली शिक्षा, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की स्वतंत्रता और भी बहुत कुछ। मतलब कुल मिलाकर कहें तो हर मायने में एक आदर्श देश का मॉडल, जिसकी वजह से स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे तरक्की पसंद और शांतिप्रिय देश में होती है। लेकिन क्या वर्तमान के हालात इन सारी खूबसूरत बातों को जैसे ग्रहण सा लग गया है। इन दिनों यह देश कुछ अशांत सा चल रहा है। यहाँ दंगे भड़के हुए हैं। स्वीडन में बसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से शुरू हुए उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे ही दृश्य देखने को मिले जैसा बीते एक हफ्ता में भारत के कई शहरों में एक के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से देखे गए। पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस से टकराव, धार्मिक नारेबाजी, सड़कों पर एकत्र भीड़। स्वीडन के नॉरकोपिंग शहर में उन्मादी हो गई और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ व आगजनी देखने को मिली। उन्माद इतना अधिक था कि पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ा। दंगे की आग ने ऐसे स्वीडन को अपनी चपेट में लिया। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ज़्यादा भी नहीं, यही कोई एक हफ्ते पहले यानी 15 अप्रैल को इस्लाम विरोधी पार्टी स्टार्म कोर्स ने गुड फ्राइडे के मौके पर कुरान की प्रतियां जलाने का ऐलान किया। स्टार्म कोर्स पार्टी के नेता रामदुस पालुदान ने ओरबे शहर में कार्यक्रम रखा, जिसके जवाब में मुस्लिमों ने विरोध करते हुए दूसरी रैली निकाली। जब पुलिस रोकने आई तो उनके ऊपर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते स्वीडन के कई शहर दंगे की आग में झुलस गए। राजधानी स्टॉकहोम से लेकर कोपिंग और नारकोपिंग भी हिंसा के चपेट में आ गए। कौन है रामदुस पालुदान? स्टार्म कोर्स पार्टी के नेता रामदुस पालुदान के पिता स्वीडिश नागरिक हैं। साल 2017 में वो उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने यूट्यूब पर मुस्लिम विरोधी वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने मुस्लिम पवित्र पुस्तक को जलाना, कभी कभी बेकन में लपेटे जाने जैसी बातों को अपने बयानों में उचित ठहराया। दिसंबर 2018 में एक वीडियो में कहा था कि दुश्मन इस्लाम और मुसलमान है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर इस धरती पर एक भी मुसलमान नहीं बचा होता और हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते। 2019 में डेनमार्क में नस्लवादी भाषण के लिए पालुदान को 14 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। एक साल बाद उन्हें नस्लवादी मानहानि और खतरनाक ड्राइविंग के 14 अलग अलग आरोपों के दोषी पाए जाने के बाद 2 महीने की अतिरिक्त सजा के साथ साथ 1 महीने के कारावास का सामना करना पड़ा। 2019 पिछले डेनिश चुनाव में स्टार्म कोर्स एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। अब पालुदान की योजना इसी साल स्वीडन में होने वाले चुनाव को बढ़ा। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? यह पहली बार नहीं है कि जब पवित्र पुस्तक को जलाने की डेनिश पार्टी की योजना के खिलाफ हिंसा भड़की हो।
2020 में स्वीडन के माल्मो में हिंसा भड़क उठी थी। पालुदान को 2 साल के लिए स्वीडन लौटने पर रोक लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह के प्रयासों पर कारों में आग लगा दी थी। मुसलमानों की भारी तादाद वाले ब्रुसेल्स के क्षेत्र में कुरान को जलाने की योजना को लेकर पालुदान और उनकी हार्डलाइन पार्टी को 2020 में बेल्जियम से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। पेरिस में ऐसा ही सुझाव देने के बाद उन्हें फ्रांस से भी निर्वासित कर दिया गया। यूरोप के कई देशों ने ओपन बॉर्डर्स नीति के तहत अप्रवासी और शरणार्थियों को बड़ी संख्या में अपने देश में एंट्री दी थी। मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे रीजन के कई शरणार्थी और प्रवासी स्वीडन की ओपन बॉर्डर्स नीति के चलते वहां पहुंचे। धीरे धीरे कभी शरणार्थी रहे मुस्लिम वहां के नागरिक हो गए। शांतिप्रिय लोकतंत्र स्वीडन ऐसे शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान रहा। यूरोप में बीते 1 दशक में बदली जनसांख्यिकी का वहां और विश्व के सामाजिक सद्भाव के शांति पर कैसा प्रभाव पड़ा। थोपा जाता है शरिया कानून। स्वीडन की 1/3 आबादी विदेश से आए लोगों की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन के कई शहर ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। अब मुस्लिम समाज के कुछ लोग चाहते हैं कि वहां रहने वाले लोग इस्लामिक कानून शरिया को माने। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह के लिए लड़ें, मुसलमानों की आज़ादी के लिए लड़ें। मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ISIS की एंट्री। 2016 में छपी बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्वीडन से बड़ी संख्या में लोग इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन ISIS के साथ मुस्लिम की जंग लड़ने के लिए चले गए। बीबीसी की रिपोर्ट में एक महिला का जिक्र भी है जो कभी धर्मांतरण कर इस्लाम अपना चुकी थी और पति के साथ सीरिया में इस्लामिक स्टेट की आतंकी के तौर पर गोलियां चला रही थी। बांग्लादेश में झड़प। पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इफ्तारी के दौरान स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुछ छात्र अपनी खरीद पर छूट चाहते थे। जब व्यापारियों के एक वर्ग ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो पहले दोनों समूहों के बीच बहस हुई, जिसके बाद हिंसा का रूप ले लिया। पूरे दिन पत्थरबाजी होती रही। हालांकि काफी कोशिशों के बाद हिंसा रुकी। बांग्लादेश में हिंसक घटना और अल्पसंख्यक हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें तो लगातार सामने आती रहती। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने मंदिर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। होली के माहौल में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ अचानक मंदिर पर हमला करने के लिए पहुंचती है। फिर लोगों से मारपीट की जाती है, लूटपाट को अंजाम दिया जाता है। इससे पहले भी बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा है। अक्टूबर महीने में मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में झूठी अफवाह की आड़ लेकर दुर्गा पंडाल में मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर जैसे भीषण हमले किए गए थे। पहले दिन ये अफवाह फैलाई गई कि हिंदुओं ने कुरान का अपमान किया। बिना सबूतों के और बिना सोचे समझे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तक शुरू हो गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुकान लूटी और मंदिरों और घरों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंसा किसी भी रूप में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या भीड़ द्वारा प्रायोजित, पूरी तरह से अस्वीकार है। तो आज हमने आपको भारत से लेकर स्वीडन तक के हिंसक झड़प की घटनाओं से रूबरू करवाया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।